नमस्कार टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के साथ अंजलि से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधिनियम दो संवैधानिक करार दे दिया था। कोर्ट ने इस फैसले को अब उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा 2004 को हाईकोर्ट में असंवैधानिक करार दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए आज मौजूद है जैनीन्द्र प्रताप सिंह अल्पवंशी, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इशरार अहमद विदेशी प्रदेश प्रवक्ता, अशरफ अली और सिकंदर बाबा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी इशरार जी, आपको कहना चाहूंगी, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले पे? हेलो इशरार जी, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले पे? मैम फिर से पूछिए, आवाज नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पे? मैम हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जा ही रहे हैं, चुनौती दी गई है। अब देखते हैं। हाँ, हम लोगों को स्टे मिलने की पूरी संभावना है और चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के मामले को सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करते हुए मदरसा शिक्षा को चलाने में अपना सहयोग प्रदान करेगी। पूर्वतः जिस तरीके से चलता था उस तरीके से चलाएगी। जी जैनीन्द्र जी, आपको कहना चाहूंगी, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले पे? देखिए, इस चीज को अभी बहुत जल्दी कुछ कहना ज्यादा होगा, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। दूसरी चीज, केवल मदरसा बोर्ड को भंग किया गया है, और जहां तक आर्टिकल 28 का सवाल है, वहां पर 4 तरह के शिक्षण संस्थानों का बात की गई है। मैं उसमें बता देता हूँ, जहां तक दीनी तालीमी की बात है, तो ये संविधान की प्रति है, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि 4 तरह के राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य निधि से सहायता प्राप्त और राज्य प्रशासन किंतु किसी धर्म से या न्याय के अधीन स्थापित संस्थाएं। तो इसमें जहां तक मेरा जो जानकारी है कि जो सरकार द्वारा वित्त पोषित 558 मदरसे हैं, उनकी थोड़ी सी बात की गई है। अदरवाइज और किसी के ऊपर कोई अभी तलवार नहीं लटकी है। साथ में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो मंत्री हैं इस विभाग के, तो वो भी अभी जानकारियां ले रहे हैं, और उन्होंने खुद भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है और जैसे ही बात होगी तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मदरसा बोर्ड बनने से पहले भी प्रदेश का जो मदरसे थे वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे थे, तो बच्चों को लेके कहीं कोई दुविधा नहीं है। जो पिछला सर्वे हुआ था उसमें ये चीज स्पष्ट हो गई थी कि प्रदेश के अंदर लगभग 16,000 जो 513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो एज यूजुअल काम करेंगे। जो 8,976 गैर मान्यता प्राप्त सर्वे के बाद मिले थे मदरसे, उनको मान्यताएं देने का काम शुरू किया गया है। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से मदरसों में चाहे वो शिक्षा की बात हो, तो उसको गणित हो, विज्ञान हो या अन्य चीजें हो, उनको लेके स्थापित की जा रही हैं चीजें। साथ में एनसीईआरटी या यूपी बोर्ड या अन्य से उनको एफिलिएट किया जा रहा है मदरसों को। तो सरकार की जो नीति है समग्र, चाहे वो केंद्र सरकार की चाहे राज्य सरकार की, वो सारी नीतियां मदरसों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके व्यक्तित्व को लेके, उनकी शिक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके आगे बढ़ रही है। तो इसमें कुछ लोग भ्रम जरूर फैला रहे हैं, लेकिन वो अपने भ्रम में पास नहीं हो पाएंगे। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये बिल्कुल सभी लोगों को आज सुन लेना चाहिए। जी सिकंदर जी, आपको कहना चाहूंगी, क्या कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैनीन्द्र जी की बातों से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली आपको? कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? देखिए, अभी हम जो नहीं पाए थे लीजिए, फिर हम बात करते हैं। इशरार अहमद साहब से बात कर लीजिए, फिर बात करते हैं। जी इशरार जी, क्या कुछ कहना है आपका? मैं जहाँ तक मदरसा शिक्षा अधिनियम का प्रश्न है, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, और इस हाईकोर्ट के फैसले में कहीं ना कहीं हमारे जो सरकारी वकील थे
वो अपनी बात को पूरी तरीके से सही ढंग से नहीं रख पाए, जिस वजह से ये एक चूक हो गई है। और इस चूक के लिए हमारे जो विभागीय मंत्री हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो इस अल्पसंख्यक विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि किसी भी मदरसे पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और सारे मदरसे एज यूजुअल कार्य करते रहेंगे। तो जहां तक है, अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं और ऐसी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर जिस तरीके से हाई कोर्ट ने जो सवाल उठाए इस मदरसों के ऊपर, पहला सवाल हाई कोर्ट का ये था कि क्या राज्य सरकार के पैसों से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो यदि कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि राज्य के द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या सरकारी धन से जो भी पैसा दिया जा रहा है उससे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो यदि 560 मदरसे जो एडेड मदरसे हैं उन पे अगर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि वो अरबी फारसी भाषा की शिक्षा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 970 संस्कृत पाठशालाएं भी हैं जहां पर संस्कृत विषय की शिक्षा दी जाती है। तो यदि अगर आप अरबी विषय की पढ़ाई के लिए आप प्रश्न उठा सकते हैं, उस पर प्रश्न पैदा कर सकते हैं, तो संस्कृत बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में संस्कृत भाषा का जो है कि पठन पाठन की व्यवस्था है। हालांकि मैं इस बात से थोड़ा से असहमत हूँ, क्योंकि जो मदरसा शिक्षा परिषद का उद्देश्य है वो ये है कि सरकार जो प्राच्य भाषाएं हैं जैसे अरबी फारसी है, संस्कृत है और पाली, इन चार भाषाओं के शैक्षिक उन्नयन और संवर्धन के लिए, इनके विकास के लिए पैसा देती है, ना कि धार्मिक शिक्षा के लिए देती है। और जिस तरीके से सरकार मदरसों को अरबी फारसी भाषा के विकास के लिए पैसा देती है, इसी तरीके से संस्कृत और पाली भाषा के विकास के लिए संस्कृत शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले 970 संस्कृत पाठशालाओं को भी सरकारी कोष से जो है वो धन मुहैया कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो हाईकोर्ट ने उठाया है, वो जो सरकारी वकील थे उन्होंने अपनी बात को सही ढंग से वो नहीं रख पाए, इसलिए ऐसी समस्या आई। दूसरी चीज ये है जी, अभी आपने कहूंगी कि जैनेंद्र जी से जानना चाहूंगी कितने सहमत नजर आ रहे हैं आप उनकी बातों से। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो सरकारी वकील रहे होंगे उन्होंने मामले को कमजोर किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि 2022 में ही जब सर्वे चल रहा था, उसी समय के बीच में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि किसी भी मदरसे के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो मदरसों की शिक्षा है वो एक हाथ में कंप्यूटर होगा और एक हाथ में कुरान होगी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है। यहाँ पे बात केवल एक बोर्ड को लेके है और बात सिर्फ इतनी सी कि जहां तक भाषा की बात रही, भाषा के ऊपर कोर्ट ने जो कहा है तो उसमें उसने पुरानी बात को भी अपने दोहराया जो 1997 या 98 की बात थी कि भाषा को लेके कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट को दिक्कत है कि जो सरकारी अनुदान से संस्थाएं चल रही हैं या मदरसे चल रहे हैं उनमें दीनी तालीम नहीं दी जा सकती है, कोर्ट ने ये कहा और यही संविधान में लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन मैं तब भी कहता हूं कि ऐसा मतलब जो तलवार लटक रही है वैसा कुछ भी नहीं होगा। जल्दी ही इसका कोई ना कोई निवारण किया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो इस पर मैं ज्यादा कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है और टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि तलवार नहीं है तो है, लेकिन मदरसा शिक्षकों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 6-7 सालों से ऐसे में ये घोषणा हुई, जो बात आई हाईकोर्ट का फैसला है उसमें मदरसा शिक्षकों में कहीं ना कहीं काफी खौफ है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठे हैं। सिकंदर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले अटल टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके द्वारा हम मदरसा आदमी के शिक्षकों की आवाज बराबर बुलंद की जा रही है। देखिए जैनेंद्र, आपसे मैं हमारी लोगों की समस्या 7 सालों से है।
बोर्ड अभी खत्म हुआ है माननीय हाईकोर्ट न्यायालय के आदेश से, और हम लोगों की समस्याएं साफ साफ होती हैं। मैं एक मदरसा शिक्षक हूँ, मुझे मेरा दर्द और मेरे अपनों का दर्द अच्छी तरीके से मालूम है। और मैम आपके इसमें आवाज में दिक्कत है, जरा आवाज को सही कराइए। इस बार कि सब कहीं पे हम लोगों ने परीक्षा चाहे जो है आवाज नहीं आ पा रही है, स्पष्ट रूप हमारी से आवाज नहीं आ रही है आवाज। जी इसरार जी कहें, इसरार जी अपनी बात पूरी करें। मैम जैसा कि अभी सुभाषपा के प्रवक्ता जी हेलो कह रहे थे कि जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जो है ये बात की गई है, तो मैम जो सर्वे हो चल रहा है वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से चल रहा है, और मान्यता प्राप्त मदरसों का इस समय कोई सर्वे नहीं चल रहा है। और नहीं, ये मैंने मान्यता प्राप्त एक मिनट मदरसों का सर्वे इसरार जी 1 मिनट लूंगा। मैंने ये 10 सितंबर से जो 30 नवंबर के बीच में सर्वे हुआ था उसकी बात कही है, आज के सर्वे की मैंने कोई बात नहीं कही है। 10 सितंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ था। मान्यता प्राप्त सभी मदरसों का सर्वे हुआ था, गैर मान्यता प्राप्त नहीं, सभी मदरसों का हुआ था। उसमें ये बात निकल के आई थी कि इतने हमारे 16,513 जो हैं उनमें 19 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो मान्यता प्राप्त हैं। 8,976 जिसमें 6,65,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं वो गैर मान्यता प्राप्त हैं, और 558 जो वो जो मदरसे हैं उनमें वित्तीय सहायता दी जा रही है। साथ में 7,000 उन्हीं में से 16,000 में से 7,442 जो मदरसे हैं वो आधुनिकीकरण की दौड़ में शामिल हैं। और सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट ये बहुत पहले कहा था कि सभी मदरसों को ऑनलाइन आना पड़ेगा, तो जो ऑनलाइन नहीं आए हैं उनके साथ भी सरकार कार्य कर रही है उनको ऑनलाइन लाने के लिए। जी सर जी, जयेंद्र जी तो ये बात कह रहे हैं। मैम जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे थे वो सभी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज हैं और सभी की जांच हो चुकी है, कई बार इनका सर्वे भी हो चुका है। सारे मदरसों की जो जांच रिपोर्ट है वो सभी जिलों में पूरी तरह से संतोषजनक है। किसी भी एक जिले में किसी भी एक अधिकारी ने या किसी भी एक जिले में कोई भी मदरसा ऐसा नहीं है जिसकी रिपोर्ट असंतोषजनक है। उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा है कि एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, उसके बावजूद जो मदरसों में जो आधुनिकीकरण शिक्षक हैं उनका वेतन पिछले 7 सालों से नहीं दिया गया है, जो बड़ी चिंताजनक बात है। जी जयेंद्र जी। अंजलि, मैं बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार की तरफ से बीच में कोशिश भी की गई थी कि बीच बीच में जो प्रदेश सरकार का हिस्सा है 40% उसको दिया जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है केंद्र को, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। यहाँ पे कोई विचारधारा या मानसिकता की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ तकनीकी पहलू हैं जिनकी वजह से ये चीज अटकी हुई है। और जब ये कानून लाया गया था कि चाहे कामिल हो या फाजिल हो उनके लिए जो 6,000 और 12,000 का प्रावधान था वो 2021 तक ही था, मैं बता दूं। और माननीय अखिलेश जी ने अपनी ओर से बिना केंद्र सरकार की सहमति के उसको 8 और 15 करने की कर दिया था। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई थी जिनकी वजह से ये सारा प्रोसेस अटका हुआ है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई सोचने की बात है। ये जैसे भी तकनीकी दिक्कतें जैसे ही दूर हो जाएंगी तो सभी को वो सैलरी मिलेगी। जयेंद्र जी, तकनीकी दिक्कतों की बात की जा रही है, तकनीकी पहलू की बात की जा रही है, आखिर वो है क्या? जी मुझसे पूछा आपने? जी नहीं, ये तकनीकी दिक्कतें जो बीच में सैलरी बढ़ाई गई थी और उसका भुगतान किया गया था या बाद में चीजों को रिवर्ट बैक किया गया, इस तरह की दिक्कतें हैं। और उसके अलावा कुछ और भी पेच फंसे हुए हैं जो मैं इतना जानकार नहीं हूं, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अभी 5 मार्च को ही वो मंत्री पद मिला है इस विभाग का।
तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो चीजें हमारी नजर में हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक चिट्ठी मैडम हमारी लिखी हुई आवाज आ है रही है ऑलरेडी। जी आप जी उधर से सर, दिख नहीं रहा कुछ मैडम। हेलो मैम बार बार हो रही है ओपी राजभर की, तो ओपी राजभर ने भी बोला था कि अगर मदरसों को मान्यता देने में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलती है तो हम मान्यता देंगे, लेकिन यूपी में मदरसा चलेंगे। ये कहना है ओपी राजभर जी का। मैम मदरसे तो चल ही रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि केंद्र में 10 साल से सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी जो है योगी जी की सरकार है। तकनीकी दिक्कत, जिस तकनीकी दिक्कत की बात की जा रही है, आप बताइए 10 साल से केंद्र में सरकार है और उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। 7 साल में ये तकनीकी दिक्कत नहीं खत्म हो पाई। इस तकनीकी दिक्कत को समाप्त करने में 7 साल से ज्यादा का समय लग गया है। किसी भी विभाग के कर्मचारी को अगर एक दिन, 1 महीने 2 महीने वेतन नहीं मिलता है तो वो सड़कों पर आ जाते हैं, ना जाने कितनी परेशानियां दिक्कत पैदा हो जाती हैं। कल्पना करिए मैम, जिस अध्यापक को, जो राष्ट्र निर्माता है, जो बच्चों को शिक्षा देता है, उसको अगर 7 सालों से तनख्वाह ना मिली हो तो वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहा होगा, कैसे अपने बीवी बच्चों को देख रहा होगा, कैसे अपने बूढ़े माँ बाप को देख रहा होगा। और मैं बता दूं, इन 7 सालों में 200 से ज्यादा शिक्षक 200 से ज्यादा शिक्षक वो इस दुनिया से चले गए। अभी दिसंबर से लेकर अब तक करीब 7 शिक्षकों की इस सदमे से मौत हो गई कि राज्य सरकार ने यह घोषणा कर दिया कि अब जो राज्यांश दे रहे, अतिरिक्त राज्यांश दे रहे थे, वो भी बंद किया जा रहा है। तो जब आप सरकार 7 साल में जिसको हल करना है, तकनीकी दिक्कत जिसको खत्म करनी है, मामला केंद्र और राज्य सरकार के बीच का है। डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की सरकार राज्य में। अगर दोनों डबल इंजन की सरकारों में अगर ये तकनीकी दिक्कत 7 सालों से ज्यादा समय में नहीं हल हो पाई तो कब हल होगी? मैं जी जी जैनिंदर जी, आपको कहना चाहूंगी, क्या कुछ जवाब है इसके? 7 सालों में तकनीकी समस्या है वो दूर नहीं हो पाई, सरकार इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इनका जो हक है, जो इनका अधिकार है, वो इन्हें मिल नहीं पा रहा है, क्या कुछ कहें? देखिए, मैं केवल इतना, देखिए, विधान परिषद जो राज्य का अंश है, वो विधान परिषद के माध्यम से भी ये बात आई थी अभी फरवरी 2024 में। वहां भी कहा गया कि राज्य का अंश देने को तैयार है और राज्य का अंश दे भी दिया जाएगा। ठीक है, 2017 में एक्चुअली में जो जहां पे बंद हुआ था ये पूरा प्रोसेस, तो उसी एक सेकंड के लिए हम ऐड करना चाहेंगे इसमें, 1 सेकंड के लिए ऐड करना चाहेंगे। हमारे जो विभागीय मंत्री थे, जब विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए इस विषय पे चर्चा हुई, तो विभागीय मंत्री, तत्कालीन विभागीय मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह वादा किया था कि इसी वित्तीय सत्र में, यानी मार्च खत्म होने से पहले हम पैसा, जो राज्यांश का पैसा है, वो विड्रा कर देंगे। लेकिन 31 मार्च बीत गया, उसके बाद भी अभी सरकार ने कोई पैसा नहीं जारी किया। तो किस तरीके से किसके वादों पर रहा जाए? मैम, विधान परिषद में जो आश्वासन दिया। देखिए, यहाँ पे आपको भी तकनीकी दिक्कतें समझ में आ रही होंगी। चुनाव की तारीखों की जो घोषणा हुई और बाकी सभी चूंकि ये कोई नया काम नहीं है, नहीं, ये देखिए, ये नया काम ही कहलाएगा। अगर आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे तो ये वो इसको नया काम नहीं बताएगी। ठीक है, नहीं कैसे नया काम बताएगी? यहाँ पे सारी बात टेक्निकल आप नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, नहीं हम समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। पूरी बात रखी, मैंने आपकी पूरी बात रखी, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि आप जनता को ये बताइए कि ये क्यों बंद हुआ। 2017 में बंद किया गया था, क्या ऐसे प्रावधान नहीं थे पहले से ही कि ये इस तारीख को बंद हो जाएंगे? कितने दिनों के लिए हम लेके आएंगे, कब तक सरकार उनको अपने साथ रखेगी? पूरी चीजें स्पष्ट थी, बहुत सारी चीजें स्पष्ट थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ाया गया है उसको 2021 तक। सिकंदर, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात पूरी करिए। सिकंदर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैम, ये केंद्र पूर्व निधानित योजना है।
और ये सन 1992-93 से चल रही है। और ये हर पंचवर्षीय योजना के साथ इसका नवीनीकरण होता रहता है। तो जब पंचवर्षीय योजना 2022 में 21 में पूरी हुई, उसके बाद आपने 1 साल का पैसा भी हमको दिया है, उसके बाद का 1 साल का पैसा दिया है। तो और उसके बाद आपने नवीनीकरण भी नहीं किया है। जी सिकंदर कुछ कह रहे हैं क्या? जी सिकंदर अपनी बात पूरी करिए। सिकंदर अपनी बात पूरी करें। सिकंदर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तकनीकी समस्या है आपकी साइड से। आवाज आ रही है मैडम? जी सिकंदर अपनी बात पूरी करें। हम ये कह रहे हैं आवाज आ रही है मैडम? जी सिकंदर अपनी बात पूरी करें। आवाज आ रही है सिकंदर भाई? हम ये कहना चाहते हैं जैनेंद्र साहब से कि 7 साल हो गए हम लोगों को, और पक्ष में विपक्ष में जो है, इससे पहले की सरकारें, अब की सरकारें या जो भी है डबल इंजन सरकार है, वहां से जो है 7 साल में कोई कमियां नहीं पूरी हो। उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोगों का पोर्टल बनाया गया, यूडाइस कोड भी जो है अपडेट होता है। उसके बाद हर 15 दिन पे, 10 दिन पे, हफ्ते भर पे जांचें होती हैं। कई जांच जो है डीएम स्तर से हुई है, कई जांच शासन स्तर से हुई है, कई डीएमओ स्तर से हुई है। ये जांच ही नहीं खत्म होती है। पहली उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोगों का पूरा भुगतान हो रहा था, 40% का भी, और जो है उसका भी भुगतान हो रहा था। जो भी है वो सब हम लोगों की समस्याएं भारत सरकार से शुरू हुई है। और मैं इसमें कहने में जरा से भी गुरेज नहीं करूंगा, भारत सरकार हम लोगों से भेदभाव कर रही है, मुसलमानों से भेदभाव कर रही है या अल्पसंख्यकों से भेदभाव कर रही है। तो सरकारी सरकार हम लोगों से भेदभाव कर रही है, और इसमें मैं उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। इसलिए नहीं दोषी ठहरा रहा हूँ कि वो बराबर अभी तक राज्यांश वो दे रही थी, और 40% जब भारत सरकार ने 21-22 का आया तो उसमें राज्य सरकार ने 40% जोड़ के दिया। भारत सरकार की माननीय स्मृति ईरानी इतना तगड़ा भेदभाव की जब से मंत्रालय ने संभाला, एक फूटी तोड़ी हम लोगों से वहां से नहीं, और इतना तगड़ा भेदभाव सरकार से हो रहा भारत सरकार सिकंदर कह रहे हैं भेदभाव कर रही है मुसलमानों। पूर्ण रूप से भारत सरकार मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से भेदभाव कर रही है। जी को जवाब देंगे। जी जानेंद्र जी। माननीय अंजलि जी, जो एक मिनट, और या उनको अलायंस पार्टी जो है उनको मैं एक मिनट सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। माननीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी, माननीय मंत्री जी ने कहा था हमारे स्तर से जितना भी होगा सिकंदर, और हमारे टीम के लोगों से कहा था कहेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हम लोग इसमें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको जब मंत्रालय मिला था तो क्या कहते हैं चुनाव आचार संहिता लग गया था। इससे पहले सदन में जो है पूर्व मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी ने कहा था कि धर्मपाल जी ने 31 मार्च से पहले भुगतान कर देंगे, भुगतान वाला, और जो अक्टूबर में जो लेटर वहां से जारी हुआ था, नवंबर में यहाँ प्राप्त हुआ, उसके कारण यहाँ राज्य भारत सरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो कह रहे हैं कि मदरसे चलेंगे। माननीय मंत्री जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, 7 सालों के ऊपर सबसे विश्वास ही करते चले आए हैं। माननीय मंत्री जी के ऊपर भी विश्वास कर रहे हैं। और दूसरी बात, माननीय मंत्री जी आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। जवाब देकर सच में मुसलमानों के साथ भारत सरकार नहीं, देखिए, जिस दिन से माननीय मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट अपनी नीतियां रखी हैं, बिल्कुल पारदर्शी योजनाएं चलाई हैं। मुझे लगता है कि जो सक्सेस कमेटी की रिपोर्ट थी या सक्सेस कमेटी की सिफारिशें थी, वो जितना दबा के बैठी थी पिछली सरकारें 2006 से 2014 तक, तो उन्होंने अमल भी नहीं किया है। आज की डेट में आप देखिए, सबसे ज्यादा योजनाओं जो अल्पसंख्यक विभाग कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का फायदा अल्पसंख्यक समुदाय को मिल रहा है।
चाहे उसमें ज्योति योजना हो, उजाला योजना हो, चाहे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं उसमें, और सारा पैसा धरातल पर पहुंच रहा है। और मोदी जी का नारा था 2019 में, बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कह दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबका साथ, सबका विकास के तहत उनकी योजनाएं तो चल रही थी, विश्वास जीतने के लिए भी उन्होंने बाकी ढेर सारे प्रयास किए हैं। 5 साल से केवल योजनाएं चल रही है, योजनाएं जारी है, तो फिर सिकंदर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि वो खुद एक मुसलमान है और मदरसा के शिक्षक है। फिर वो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि मदरसा 7 साल हो गया, क्या कर रही है सरकार? नहीं, देखिए, कोई एक व्यक्ति नाराज है तो मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये भरोसा जरूर दिला सकता हूं कि थोड़ा सा हमारे जो नेता हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी समय मिलना चाहिए। ठीक है, अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ है और वो बीच में ही चुनाव आचार संहिता लग गई है। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए और धैर्य रखिए कि सभी चीजों का निवारण किया जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली बार 19 महीने का कार्यकाल था और जो पिछड़ा विभाग था उसमें बजट 500 करोड़ था। 19 महीने के कार्यकाल में जब उन्होंने छोड़ा था तो छोड़ते समय बजट 1600 करोड़ पहुंच गया था, और बाकी योजनाओं के तहत जो अलग अलग योजनाएं चलाई थी वो अलग, जो पेंशन मिलती थी वो 300 रुपए मिलती थी पिछले पता नहीं कितने 20 साल से, और उसको उन्होंने 19 महीने के कार्यकाल में 500 रुपए पहुंचाने का कार्य किया था। तो आप जो अब हमें दोबारा से विभाग मिला है, आप उस पर यकीन रखिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिल्कुल उचित करेंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने देंगे। उन्होंने तो फैसला आने के बाद यहाँ तक कहा है कि किसी भी जो मदरसा है उसको बंद नहीं होने देंगे, कोई और तरीके से मदरसा चलाएंगे। चुनाव आचार संहिता मंत्री जी को हम लोग कुछ नहीं कहेंगे भाई साहब। क्या ये मान लिया जाए कि आचार संहिता खत्म होने के बाद उन शिक्षकों को एक नई उम्मीद, एक नई खुशखबरी मिल सकती है? बिल्कुल, इसमें नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनावों के खत्म होते ही, आचार संहिता के हटते ही बिल्कुल एक नई रोशनी दिखाई देगी सभी शिक्षकों को, और उसके लिए हम सभी लोग प्रयास करेंगे। प्रयास जैसे ही होगा उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। मैंने हम लोग भी माने सिकंदर जी ने बात पूरी होने दे। ज्ञानेंद्र जी ने आश्वासन दे दिया है कि मदरसा शिक्षकों को खुशखबरी मिल सकती है, आचार संहिता लगने के बाद मदरसा शिक्षकों के दिन अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। ये आश्वासन मैम तो पिछले 7 सालों से मिल रहा है। इसी आश्वासन के सहारे तो हम लोग मरे जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे ओम प्रकाश राजभर जी पर पूरा विश्वास है, जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से वो हम लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, समाज के हर एक मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ वो उठाते हैं, और जिस तरीके से उनका पिछला कार्यकाल, मैं चाहूंगी कि सभी लोग 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें, क्योंकि हमारे पास वक्त का थोड़ा अभाव है। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। मैडम मैं बोलता हूँ सबसे पहला तो मुझे माननीय ओम प्रकाश राजभर भी विश्वास है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और जो करेंगे। दूसरी बात, हम लोगों को विश्वास इसलिए नहीं हो पा रहा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर भी तो विश्वास है हो पा रहा है कि पहले जो है क्या कहते हैं नंद गोपाल नंदी जी, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी मंत्री, कैबिनेट मंत्री बने, उसके बाद में जो है धर्मपाल जी में कैबिनेट मंत्री बने। माननीय मैम, मुझे ओम प्रकाश राजभर जी पे पूरा भरोसा है। मैं उस धरती से आता हूँ जिस धरती से महर्षि सूलदेव जी का जो है जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से। जिस चीज को लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी का जो मिशन है वो बहराइच से, बिना बहराइच के नहीं पूरा होता है। इसलिए मुझे
अंजलि, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके बिल्कुल समीक्षा हो रही है केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, और ऑलरेडी वो दूसरी पार्टी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो उससे बेफिक्र रहें, किसी भी मदरसे के ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है। और दूसरी चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि शिक्षकों की जो सैलरी है, तो उनको भी जल्दी ही चुनाव आचार संहिता हटते ही बिल्कुल नई खुशखबरी मिलेगी। जी, बहुत बहुत जय हिंद जी, धन्यवाद। अशोक जी, विश्राम जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मदरसा